अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 15 का ये हमारा लास्ट टॉपिक है और 2020 के पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान सा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये चार्ल्स व्हीटस्टोन साहब ने इसको क्या कहते हैं मॉडिफाई किया था। इसको सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने 1833 में, थोड़ा सा सन आगे पीछे, 1833 में सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया था, एक सर्किट डिज़ाइन किया था जो इतना पॉपुलर नहीं हो सका था, जिसको दोबारा से रीमॉडिफाई किया और प्लस पॉपुलर भी किया नहीं और आसान कर दिया सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। इसी वजह से ये व्हीटस्टोन के नाम से ये मशहूर हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें ब्रिज का जो मामला होता है, जैसे कि आपको पता है ब्रिज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को क्रॉस करने के लिए, जैसे ओवरहेड ब्रिज होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, इस तरह दरिया को, नदियों को क्रॉस करने के लिए ब्रिज होते हैं। तो यहाँ भी एक जगह से करंट का फ़्लो करवाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, उसके लिए ये ब्रिज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ क्यों करते हैं? इसके ज़रिए हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर फ़र्ज़ कर लें 4 रेजिस्टेंस हैं, उन 4 में से 3 नोन हैं, तो चौथी रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये किस तरीके से काम करता है आइए देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और फिर इसके बाद इसकी थ्योरी ऑफ वर्किंग। अच्छा भाई, सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, एक हाइट ड्रॉ करनी है, जस्ट लाइक दिस। डायग्राम का तरीका आपको सिखा रहा हूँ, डायग्राम कैसे बनानी है, ठीक है, लाइक दिस। इसके बाद आपने ऐसे करके यू करके ऐसे करना है, लाइक दिस, ठीक है। और फिर इसके सेंटर में से ऐसे इसको मिलाना है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जाए, कोई इशू नहीं है, वैसे ऐसे करके। अब यहाँ से ये सब मिटाना है, ये सब मिटाना है, ये सब मिटाना है, ये सब मिटाना है, ठीक है। तो ये जो हमने 4 हिस्से मिटाए हैं, यहाँ रेजिस्टेंस होती है 4, लाइक दिस, ठीक है बेटा। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गई, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गई बेटा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गई। ये 4 रेजिस्टेंस होती है हमारे पास, R1, R2, R3 और R4। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी को कोई भी नाम दे दें आप, लेकिन बस जो फॉर्मूला बनेगा उसके हिसाब से थ्योरी समझ आनी चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, एक हिस्सा आपने यहाँ से मिटाना है और एक थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से मिटाना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लगती है ऐसे करके, यूँ करके, ये कुछ किताबों में ऐसे भी मेंशन है, कुछ ऑर्डर, ये की होती है, इसको हम अभी नाम बताते हैं। यहाँ गैल्वेनोमीटर करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ हिस्सा मिटाना है और कुछ हिस्सा ऐड। यहाँ पे लगेगा पावर सोर्स, ऐसे करना, और यहाँ पे भी की होगी, इसकी का नाम होगा K1 और इसकी का नाम होगा K2, ठीक है। इन पॉइंट्स के हम नाम रख सकते हैं लाइक A, B, C और D। ये आपके सामने डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है बेटा। अब इसको अच्छी तरीके से आइए आपको समझा देते हैं होता है। ये असल में 4 तार होते हैं जिनको हम इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिकल डायग्राम होती है जिसमें 4 साइडें होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजोइड, रोम्बस वगैरह, काइट, ये सब क्वाड्रिलेटरल हैं। मुख्तलिफ डेफिनेशन से फिर इनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। तो हमने इसको क्या करें, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल शेप में इन 4 वायर्स को अरेंज करें, ठीक है। इन 4 वायर में से आप ये फर्ज कर लें कि आपको कोई से 3 वायर फर्ज कर लें नोन होंगे और एक चौथा कोई वायर आपके लिए अननोन होगा। तो ये 4 वायर्स होते हैं, इनको क्वाड्रिलेटरल अंदाज में अरेंज करते हैं और इन 4 वायर में से हर एक की रेजिस्टेंस होती है, एक रेजिस्टेंस हमें अननोन होती है, तो कोई सी भी हो सकती है, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब हम ये क्वाड्रिलेटरल शेप में अरेंज कर लेते हैं तो फिर यहाँ से एक कनेक्शन बनाते हैं इसको कीज़ के साथ। वो इसकी जैसे घर में स्विच होते हैं वैसे ये की होती है कि अगर आप स्विच को ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो हो जाता है, ऑफ़ कर देते हैं करंट का फ्लो रुक जाता है। तो ये ऐसे कीज़ होती है जिनको अगर आप सर्किट में लगा कर इनके अंदर ये कीज़ होती हैं इंसर्ट करते हैं तो करंट फ्लो हो जाता है, वरना करंट ब्लॉक हो जाता है। इसको हमने यहाँ पे एक पावर सोर्स यानी वोल्टेज के साथ अटैच कर दिया, दिस इज द वोल्टेज। और इसी के साथ यहाँ से भी हमने सी पॉइंट से भी एक कनेक्शन बनाया इस वोल्टेज के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ B से D ये है हमारा वो ब्रिज जिसका नाम दिया था B से D। तो जब हम यहाँ से सर्किट को ऑन कराएंगे की लगा के, तो करंट जो होगा वो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में जाएगा, लेकिन इस हिस्से में नहीं जाएगा जब तक ये की इंसर्ट नहीं होगी। तो ये जो की आपको K2 नज़र आ रही है, जब ये इंसर्ट होगी
तो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है इसके अंदर भी करंट जाएगा और नतीजे में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नज़र आएगी। तो ये वाला हिस्सा असल में हमारा ब्रिज होता है। क्या तक समझ में आ गया बेटा आपको? तो बी और डी के दरमियान एक की, सेकंड की और गैल्वेनोमीटर है, और बाकी ए का ताल्लुक है की वोल्टेज से और सी का ताल्लुक भी वोल्टेज से है। ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन। अब हमें एक यहाँ पे रिलेशन बनाना होता है जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। सो दिस इज़ द रिलेशन। इस रिलेशन को हमें बनाने के लिए क्या करना है कि इस गैल्वेनोमीटर को हमें बैलेंस करना है। उसके लिए सबसे पहले हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से एक की लगा दी। जैसे ही की लगाएंगे तो नतीजे में करंट आई फ्लो होगा। करंट इस जगह पर जब पहुँचेगा तो करंट को दो रास्ते नज़र आएंगे, ये ना, तो ये करंट अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। यहाँ पे जाएगा बेटा I1 बन के, ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ से इसी रास्ते में वही I1 बन के, और यहाँ पे एक हिस्से में डिवाइड हो चुका है I2 बन के, और इस वाले रास्ते में भी I2 बन के। फाइनली सी पॉइंट पर I1 I2 आगे दोबारा जुड़ जाएंगे, I1 + I2 हो जाएगा और दोबारा से I बनकर और इस तरह। तो इस K1 की लगने से ए पॉइंट पे करंट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, I1 और I2 में। यही I1 R1 में और R2 में भी गया, और I2 R3 और R4 में गया। फाइनली जुड़ के दोबारा चला गया। लेकिन अभी गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं गया, तो हमने यहाँ अब एक की यहाँ पे लगा, और उस की के लगाने से गैल्वेनोमीटर में भी करंट जाएगा और ये गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है बेटा, ये हो गई इसकी वर्किंग। अब अगर हमें वो फॉर्मूला बनाना है तो हमें इस गैल्वेनोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आखिर किस तरीके से बैलेंस होगा? जो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, और व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज उस वक्त बैलेंस होगा जब ये गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आ रही है ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी इसकी डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी। अब इसकी नल डिफ्लेक्शन कैसे आएगी, ज़ीरो डिफ्लेक्शन? तो इसका यकीनन आपके जहन में इसका एक जवाब आएगा। अगर मैं सवाल आपसे करता हूँ तो आप एक ये की हटा दें, की हटाएंगे तो गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। नहीं बेटा, की लगी रहेगी, इसके बावजूद भी गैल्वेनोमीटर के अंदर किसी तरह की कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। तो उसके लिए पहले ये छोटा सा आइडिया सुन ले, बहुत आसान सा आइडिया। बस करने ये एक वायर है जिसमें एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट है 10 वोल्ट पे, बी है 2 वोल्ट पे। तो क्योंकि ए और बी दोनों के दरमियान अलग अलग पोटेंशियल है 10 और 2 का, तो करंट जो होगा वो फ्लो करेगा बेटा फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि डिफरेंट पोटेंशियल है। और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 8 वोल्ट, यानी करंट विल फ्लो। ये हो गया हमारा पहला आइडिया। ठीक है, अच्छा दूसरा आइडिया देखें ज़रा कि अब फर्स्ट कर लें, यहाँ पर आ गया 2 वोल्ट और ये आ गया 10 वोल्ट। तो अब बी ज़्यादा पर है, ए कम पर है, तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा बी टू ए, और अभी भी 8 वोल्ट है। ठीक है, अब तीसरा अंदाज देखें, यह आ गया फर्स्ट कर लें 10 वोल्ट और ये भी 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गए तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहाँ पर 0, और क्योंकि दोनों पोटेंशियल्स यहाँ पे सेम आ गए तो करंट विल नॉट फ्लो, तो करंट यहाँ पर 0 होगा। तो अब आप यकीन थोड़ा सा आइडिया यहाँ से पिक कर लिया होगा आपने कि गैल्वेनोमीटर पर हमें सेम यही मामला बनाना है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर ये जो 2 पॉइंट होते हैं बी और डी, ये दोनों पॉइंट अलग अलग पोटेंशियल पर हैं, तभी इसमें करंट जा रहा है और ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। हमें कोई ऐसी टेक्निक बनानी है कि ये बी और डी सेम पोटेंशियल पे आ जाए। तो अगर ये सेम पोटेंशियल पे आ गए तो नतीजे में इस बी और डी पर सेम पोटेंशियल होने की वजह से वोल्टेज हो जाएगा 0, और गैल्वेनोमीटर में इस तरह का कोई करंट पास नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ये कैसे होता है? ये बहुत आसान। ये जो आपको वायर नज़र आ रहा है प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये जो वायर नज़र आ रहा है एक्चुअली ये वायर यहाँ से ऐसे हट सकता है लाइक दिस, ये यहाँ से जुड़े हुए, तो ये वायर ऐसे करके ये करके आ जाता है। ठीक है, इस वायर को हम क्या करते हैं, चेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो चेकिंग कैसे करते हैं, ये जो वायर होता है ये आपके पास होता है, और फिर हम यहाँ पर एक ट्रियल एंड एरर यानी तुक्केबाजी का एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। ट्रियल एंड एरर तुक्केबाजी कहलाती है। और एक तरीका क्या होता है, हम यहाँ ये जो नज़र आता है आपको, इस वायर पे, इस वायर पे, इस वायर पे, किसी एक वायर पे हम इसे रख कर
क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होती है उसके अंदर चेंज लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें मैंने इस वायर को यहाँ डी से हटा के इधर रख दिया, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ और ऐसे हटा के दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी जब मैं आपको वर्किंग दिखाऊंगा तो ये अपनी जगह पर ही होगा, लेकिन ये मैं समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। हम आपको यहाँ पे फिलहाल डायग्राम में तो इसका इस तरह मामला शो नहीं करेंगे, समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ से वायर उठा के यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं और रख के ऐसे करके चेक करते हैं, और इस तरह करने से हमें डिफ्लेक्शन में फ़र्क मिलता है। हो सकता है वो यहाँ मिल जाए, हो सकता है यहाँ मिल जाए। आप फ़र्ज़ कर लें हम R4 के साथ ऐसा कर लें, तो हम रखते रहते हैं और डिफ्लेक्शन में फ़र्क आता रहता है। यानी जो निडल फ़र्ज़ कर लें वो ऐसे करके गैल्वेनोमीटर निडल यहाँ, तो उसमें फ़र्क क्या आता है कि थोड़ी थोड़ी व्यू पीछे होने लग जाती है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली तरीका है। और हम ऐसे करके टच करते रहते हैं, ये असल में एक नल पॉइंट तलाश करना होता है। फाइनली ये जो वायर होता है किसी एक ऐसी जगह पे आके टच करता है कि गैल्वेनोमीटर निडल बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में यानी ज़ीरो पे आ जाती है और नल डिफ्लेक्शन शो करती है। बस हम इस वायर को उसी जगह पर टाई कर देते हैं, उसी जगह पे लगा देते हैं। ये प्रैक्टिकली तरीका है इसका, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे जाहिर सी बात ऐसा करके नहीं दिखा रहे, तो इसलिए फ़िलहाल तो ये वायर आपको यहीं नज़र आएगा। लेकिन आपने मेरी बात को जहन में बिठाते हुए बात समझनी है कि ये वायर फ़र्ज़ कर ले इस वक्त उस जगह पर लग चुका है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की नल डिफ्लेक्शन शो करी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ B और D दोनों सेम पोटेंशियल पे आ चुके हैं, और इन दोनों का यहाँ हम कोई ऐसे ही पोटेंशियल मान लेते हैं। फ़र्ज़ कर ले 5 वोल्ट अपनी मर्ज़ी से आप जो चाहें यहाँ वोल्टेज में। सो 5 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों का डिफरेंस बनाएंगे, जवाब क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर पर इस वक्त 0 का पोटेंशियल आ रहा है और किसी तरह का कोई करंट इस वक्त गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रहा, और तो ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और आपका बीट स्ट्रोक ब्रिज यहाँ पे क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ठीक है बेटा, एक मरतबा दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत आसान सी बात है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ट्रायल और एरर के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी एक रेजिस्टेंस पर या एक से ज़्यादा किसी रेजिस्टेंस के ऊपर वायर रखकर चेक करते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ ही जो एक दो वायर कनेक्टर में से एक वायर के साथ हम ऐसा करते हैं और एक नल पॉइंट तलाश करते हैं जहाँ गैल्वेनोमीटर की निडल नल डिफ्लेक्शन शो करने लग जाती है, और उसी जगह पे इस वायर को टाई करते हैं प्रैक्टिकली, यहाँ नहीं करेंगे। और फिर इस तरह करने से गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड की तरफ B और D पर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का मामला 0 हो जाएगा, यानी दोनों कोनों पे सेम पोटेंशियल आ जाएगा और ओवरऑल गैल्वेनोमीटर पे 0 का पोटेंशियल होगा, और गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट फ़र्ज़ कर लें IG आप उसे कह रहे हैं, और वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। इसको हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो चुका है। आइए अब इसकी सिंपल से वर्किंग देखते हैं कि यार ये किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो करंट का फ्लो यहाँ भी हो रहा है, करंट का फ्लो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब है A और C अलग पोटेंशियल डिफरेंस है। आप अपनी तरफ से ऐसे नंबर फ़र्ज़ कर लें कि ये 10 वोल्ट पर है, ये भी फ़र्ज़ कर लें ऐसे ही 10 वोल्ट पर फ़र्ज़ कर लें ऐसे अपने तरफ से नंबर। तो अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसे लिखूँ VAB, ठीक है, यानी डेल्टा V से बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस, AB के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V AD के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यानी A और B के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क आप खुद निकाल सकते हैं। 10 - 5 कितना बना, 5 वोल्ट, और A to D 10 - 5 वोल्ट, ये बराबर है। दोनों जगहों पे आपने क्या लगा देना है, ओम्स लॉ लगा देना है, IR। ठीक है बेटा, करंट कितना जा रहा है, I1 R1 I2 R3 R, ये बना I1 R1 I2 R3। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देना। सेम बिल्कुल ऐसा ही जो आपने लेफ़्ट पे किया ऐसे ही आप राइट के हिस्से पे करेंगे। ये होगा डेल्टा V। अब कौन सा बेटा, C और B, C एंड D, यानी एक वोल्टेज C to B और इसी तरह वोल्टेज C to D। डिफरेंस निकाल लें, 10 - 5 वोल्ट, 10 - 5 वोल्ट, ये भी बराबर। यहाँ भी ओम्स लगा दें, IR IN, कितना करंट जा रहा है, I1 R2 I2 R4। ये क्वेश्चन नंबर 2। दोबारा सुन लीजिएगा, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, इन दोनों की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी मान लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप इसको 10 कह रहे हैं, इसको 15 कह रहे हैं, लेकिन जब आप इस तरह लेफ़्ट आर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम मिलेगा आपको, और राइट के आर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम मिलेगा, जाहिर सी बात है। और इसी तरीके से हमने इक्वेशन 1 और 2 यहाँ बना ली, दोनों को डिवाइड कर
डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग 1 and 2। तो बेटा डिवाइड कैसे करते हैं, लेफ्ट से डिवाइड, राइट से डिवाइड। I1 R1 is divided by I1 R2, I2 R3 divided by I2 R4। So I1 and I2 cancel, R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। So this is the थ्योरी ऑफ अ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इन 4 में से 3 रेजिस्टेंस आपको पता हो तो चौथी रेजिस्टेंस आप आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें हम कुछ आपको एक्स्ट्रा एक वर्क बता देते हैं। ये मेरे पेपर में आया था, आप एहतियातन देख लें एक्स्ट्रा वर्क। फर्स्ट कर लें, ये जो R1 है ये बराबर है P रेजिस्टेंस के, R2 बराबर है Q रेजिस्टेंस के, R3 बराबर है R रेजिस्टेंस के, और R4 बराबर है X। और ये जो X आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ द अननोन रेजिस्टेंस। फिर वो आपसे कहता है ट्रायंगल के एक फार्मूला बना दीजिए अननोन रेजिस्टेंस के। तो परेशान नहीं होना आपने, आपके ये जो 4 नाम उसने आपको दिए होंगे पेपर में, P Q R X, ये नाम वो आपको खुद दे रहा है। तो आपने R1 को P, R2 की जगह Q, R3 की जगह R और R4 की जगह X। यानी ये आर्टिकल एक मरतबा खुद दोबारा से प्रैक्टिस कर लें, उसमें P Q R X सेम फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, तो ऐसी बात है, वरना अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। आपने अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो जिस तरह मैंने सिखाया इसी तरह ड्राइव करके इस वाले फॉर्मूले तक पहुँचे। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने मान लिया कि लेट R1 इज इक्वल टू P, अभी बस यानी यही फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अगर आपको P Q R X समझ में आया तो यही ड्राइव कर लें। उसके बाद इन सबको माने कि R1 P है, R2 Q है, R3 R है और R4 X है, और X का मतलब अननोन रेजिस्टेंस है। अब इसमें आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4। वैल्यू रख दीजिए, या P आ जाएगा या Q आ जाएगा या R आ जाएगा या X। सो फाइंड आउट कैसे करना है हमने, X को अरेंज द वैल्यूज़। जब आपने वैल्यूज़ अरेंज करी तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन के आ जाएगा, Q मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाई P। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉन रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल तरीके से होंगे, ये X और ये P क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए और ये Q जाकर R के साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो ये एक अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अगर एग्जाम में नाम बदले हुए आ जाए तो परेशान मत हो, जिस तरह मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से आप कर सकते हैं, और आखिर में ये नाम यूज़ करके X के लिए एक अदद फार्मूला बना सकते हैं। उम्मीद है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और 2020 के लिए टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जज़ाकल्लाह।